Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. How's your preparation going on? I'm sure आप बहुत consistently prepare कर रहे हैं because that's something which is very very crucial to crack the competitive exam like IP MAT. तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि पैसेज को कैसे इफेक्टिवली रीड करें जिससे हमारा फोकस इंटैक्ट रहे, जिससे जो भी जनरल क्वेश्चंस हैं जो बेस्ड हैं ऑन द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट हम उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकें एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए रिविजिट कर सके। तो हम ये सब अचीव करते हैं विद अ वेरी स्पेशल टैक्टिक एंड स्ट्रैटेजी दैट वी कॉल मैपिंग। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ डू वी मैप एंड वी आर गोइंग टू implement the steps to one reading comprehension passage, right? So let's get started. My name is Juhi Narula. तो जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो हमें पता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर सिग्निफिकेंट, राइट? अगर लास्ट 2 सालों के ट्रेंड की बात करें सो वी आर गेटिंग 12 क्वेश्चंस फ्रॉम आरसी, सो विच इज अ गुड नंबर, वेरी गुड नंबर। सो इनफैक्ट जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं, और अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉर्टेड है तो कहीं ना कहीं आपको पैरा जंबल्स में, पैरा कंप्लीशन में भी मदद मिलती है, क्योंकि अल्टीमेटली वहां भी इट इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टिंग एंड डीकंस्ट्रक्टिंग द पैसेज, राइट? तो पैराजंबल में भी आपको कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, देन ओनली यू कैन मेक अ मीनिंगफुल पैराग्राफ, राइट? पैरा कंप्लीशन में भी आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इज क्रूशल। तो कहीं ना कहीं अगर आपका रीडिंग सॉलिड होता है तो आपको बाकी एरियाज में, बाकी क्वेश्चंस में भी बहुत हेल्प मिलती है। तो जब हम पैसेज की बात करते हैं तो हमें जो सबसे बड़ा स्ट्रगल आता है उसमें ये आता है कि मैम हमारा फोकस नहीं बैठता, मैम हम डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, मैम हमारा कंसंट्रेशन चला जाता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। पर हमें ये समझना है कि इन सबको ओवरकम करने के लिए देयर इज दिस स्ट्रैटेजी विच वी कॉल मैपिंग। तो मैपिंग का मतलब ये है कि जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं आपको एक स्क्रैच पेपर के लिए एक बुकलेट दी जाती है। तो वो बुकलेट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स के लिए होती है, राइट? कि आपको सिर्फ शॉर्ट आंसर्स या एमसीक्यूज के लिए उसको यूज करना है, इंग्लिश के लिए नहीं यूज कर सकते। आप बिल्कुल उसको यूज कर सकते हैं, और इंग्लिश में अगर आप 1-2 पेजेस यूज भी कर लेंगे तो भी आपके पास सफिशिएंट पेजेस बचते हैं, मोर देन सफिशिएंट बचते हैं। इतने रहते हैं, कुछ खाली भी रह जाते हैं कि इतने पेजेस होते हैं आपके पास, तो आप आसानी से उस बुकलेट में 1 to 2 पेजेस, नॉट मोर देन दैट, इंग्लिश के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैपिंग का मतलब है कि जो पैराग्राफ आप पढ़ रहे हो उससे की टर्म्स निकाल लो, कीवर्ड्स निकाल लो, इस एस्पेक्ट को कंसिडर करते हुए कि अगर इस स्टेटमेंट से, इस पैराग्राफ से, इस पैसेज से क्वेश्चन आया तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे रिविजिट करना है। तो हम जब भी ये पैराग्राफ पढ़ेंगे हम इस उद्देश्य से या इस ऑब्जेक्टिव से नहीं पढ़ेंगे कि हमें एक एक वर्ड समझ में आ जाए, वो अनअचीवेबल है, वो मैनेज ही नहीं हो सकता। तो वो बहुत अनरियलिस्टिक गोल है। हम 3 आइडियाज को ध्यान में रखेंगे। पहले, मेरा फोकस ना लूज हो, क्योंकि जैसे ही मेरा फोकस लूज हो जाता है मैं गेम से बाहर हूँ, राइट? जैसे ही मैं डिस्ट्रैक्टेड फील कर रही हूँ, मेरा ध्यान उधर उधर जा रहा है, पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में कोई इवेंट आ गया, कोई आईपीएल का मैच आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो डिस्ट्रैक्शन से मेरी जो प्रोग्रेस है, मेरे जो क्वेश्चन सॉल्विंग है, वो नेगेटिवली हैम्पर होगी, और हो सकता है मुझे पूरा पैसेज वापस पढ़ना पड़े। तो मेरे को ये कोशिश हमेशा करनी है जब भी मैं पैसेज को रीड करूं, आपको करनी है कि आपका फोकस इंटैक्ट रहे। सेकंड, जो भी जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो पूरे पैसेज पे बेस्ड होते हैं, कैसे सवाल कि ऑथर ने पैसेज में क्या बात करी, राइट, विच इज मेन आइडिया। देन प्राइमरी पर्पस, क्यों बात करी, राइट? सो इन दैट केस व्हाई। द थर्ड इज टोन, कैसे बात करी। स्ट्रक्चर, पैसेज कैसे लिखा गया है, मतलब आइडियाज कैसे फ्लो हो रहे हैं। इन सारे क्वेश्चंस के लिए मेरे को रिविजिट ना करना पड़े, क्योंकि आपसे पूछा पूरा पैसेज क्यों लिखा है ऑथर ने। अब अगर आपने एक बार पैसेज पढ़ लिया और आपको ये कहानी समझ में नहीं आई तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा पैसेज वापस पढ़ना पड़ेगा, और इतना ना आपके पास टाइम फ्रेम होगा, ना इतनी आपके पास बैंडविड्थ होगी, ना इतना पेशेंस होगा। तो ध्यान में रख लें कि कोई भी पैसेज एक बार से ज्यादा पूरा का पूरा आप नहीं पढ़ सकते, right? So this is very important that you try to achieve all these 4 goals while you are reading the passage, कि आपको wholesome understanding, पूरा पैसेज इन टोटलिटी क्या कहना चाहता है वो आपको समझ में आना जरूरी है। और जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो कि ऑथर ने ये टर्म क्यों मेंशन करी, ये वॉर कौन से ईयर में हुई थी, इस वर्ड का मतलब क्या है, सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन में ये डेफिनेशन क्या कहना चाहती है, इस तरह के स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए आप रिविजिट जरूर करेंगे, जाएंगे, राइट? ऐसी कोशिश नहीं करेंगे कि मेमोरी बेस्ड अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, क्योंकि उस केस में होगा क्या कि अगर आप रिविजिट नहीं करोगे तो कहीं ना कोई ट्रैप आंसर चॉइस में आप फंस जाओगे। तो ये 3 पर्पसेस है मैपिंग अचीव करने के लिए: फोकस,
सेकेंड जनरल क्वेश्चंस, सो फोकस, दिस इज द फर्स्ट वन। जनरल क्वेश्चंस आप आंसर कर सको और स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए रिविजिट करेंगे, ये आपको पता हो। जब ये पैसेज करें, ये 3 गोल्स को अपने सामने क्लियरली स्टैब्लिश कर ले, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करें एवरी टाइम यू आर प्रैक्टिसिंग, राइट। तो ये सब इन प्रॉब्लम्स को आपको हेल्प करेगा ओवरकम करने में। जैसे देयर इज दिस इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, पैसेज नहीं समझ में आ रहा, फोकस नहीं हो पा रहे, डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे, अगर आप पेंसिल पेपर यूज करते हो तो आपका जो कंसंट्रेशन है बहुत इंक्रीज हो जाता है। अब आप देखो, लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हो तभी भी आप पेंसिल पेपर यूज कर रहे हो, आप क्वांट करो तभी भी पेंसिल पेपर यूज करो, एक आपको इंग्लिश में सब कुछ हवा में करना है तो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है ना। सो थोड़ा सा स्क्रैच पेपर वर्क करना है, नोट मेकिंग नहीं करनी। देखिए, 2 चीजें होती है, मैपिंग मतलब मैं डिटेल में नोट्स बना रही हूँ, ये हमें नहीं करने, राइट। सॉरी, मैपिंग इज आई एम जस्ट राइटिंग द कीवर्ड्स, और नोट मेकिंग इज जहां पे मैं डिटेल में नोट्स बना रही हूँ। तो नोट मेकिंग आपको नहीं करनी। मैपिंग इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर, वी आर एमिंग एट। सो मैपिंग इज जस्ट गेटिंग एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट द पैसेज इज ट्राइंग टू से, ठीक है। कैसे इंप्लीमेंट करते हैं मैं आपको सिखाऊंगी, राइट। अग्रेसिवली रीड करिए, कुछ जनरल न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। 1 घंटे की जनरल रीडिंग आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। अभी हमने कुछ आईपी मैट टॉपर्स से बात करी तो उनका एक रेगुलर, जो सब बच्चों ने प्रैक्टिस किया था, एक रेगुलर थिंग विच वॉज अ रेगुलर रूटीन दैट दे वर रीडिंग रेगुलरली, राइट। तो आप 1 घंटे की जनरल रीडिंग करिए, कोई भी न्यूज़पेपर, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस को पिक करिए, जनरल रीडिंग करिए। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि जनरल रीडिंग करिए, उससे आपको फायदा क्या होता है कि हर तरह के पैसेज का आपको एक्सपोजर मिल जाता है। तो बच्चे पूछते हैं कि हम नॉवल पढ़ लें क्या? देखिए, नॉवल आप पढ़ सकते हैं, दैट्स लाइक सॉर्ट ऑफ अ रिलैक्सेशन। अगर आप फिक्शन पढ़ेंगे वो तो एंटरटेनमेंट है, नॉन फिक्शन करेंगे तो कई बार आप कमिटेड रह जाते हैं केवल उस नॉवल को लेकर, तो वो हम कमिटमेंट नहीं चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आपको हर तरह की रीडिंग मिले, और वो तभी पॉसिबल है जब आप न्यूज़पेपर को रीड करें। तो कोशिश करिए 1 आवर जनरल रीडिंग जरूर करें। या बेटा आपने बिल्ड कर ली, आप मुझे जब आपका एग्जाम होगा ना थैंक यू कहोगे कि मैम आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया था, दिस मेकिंग आवर लाइफ रियली रियली इजी, राइट। देन ऑफ कोर्स आपको ये इंपॉर्टेंट है कि कितना टाइम ले रहे हैं। जैसे अगर आपको इनिशियली बहुत टाइम लग रहा है एक आर्टिकल पढ़ने में, सपोज आपको 13 मिनट लग रहे हैं, तो आप धीरे धीरे अपना टाइम रिड्यूस करिए, 12 पे आइए, फिर 11 पे आइए, फिर 10 पे आइए। अगर आप कोशिश करेंगे 13 मिनट लग रहे हैं और एकदम से मुझे 5 मिनट में पैसेज कंप्लीट हो जाए, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत डाउन होगी। तो पता होना चाहिए टोटल टाइम कितना लग रहा है, और ग्रेजुअली बाय 30 सेकेंड्स, 1 मिनट कीप रिड्यूसिंग योर टाइम, because if you try to cut down your time drastically, you will ultimately make mistakes in attempting the questions. You will be under pressure, which is something we would not want, right? Now if we proceed further, कई बच्चे फोकस रखने के लिए जोर जोर से पढ़ने लग जाते हैं, ये आपको नहीं करना। अगर आप एग्जाम में ये आदत इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो आपको इन्विजिलेटर परमिशन नहीं देगा। आप अगर जोर जोर से पढ़ोगे नहीं तो आपका फोकस नहीं बैठेगा, राइट। तो आप बहुत बुरे फंस जाओगे। इसलिए जो आप एग्जाम में नहीं अप्लाई कर सकते, जो नहीं इंप्लीमेंट हो सकता, उसकी आदत भी मत डालो, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ चिल्ड्रन जो फोकस नहीं बैठता तो जोर जोर से पढ़ने लग जाते हैं, विच इज अ बैड स्ट्रैटेजी। ऐसी आदत मत डालिए जो आप इंप्लीमेंट ना कर पाए एग्जाम में, राइट। देन गोइंग अहेड, इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि एक ही आइडिया को मल्टीपल टाइम्स रीड नहीं करना, राइट। उससे क्या होता है, उससे प्रेशर ही बिल्ड होता है। तो अगर आपको रीडिंग की समस्या है, आप धीरे धीरे पढ़िए, राइट। टेक 1 मिनट टू रीड वन पर्टिकुलर सेंटेंस, बट जस्ट डोंट कीप गोइंग बैक ऑन द सेम आइडिया अगेन एंड अगेन, राइट। दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल सजेशन। नेक्स्ट इज स्टे फोकस, राइट। अगर आप फोकस नहीं रहोगे तो होगा क्या कि आपका एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, एंड दैट वी डू नॉट वांट। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, जो आपका जो इन्वायरमेंट है वो सपोर्टिव हो, राइट। वो डिस्ट्रैक्ट करने वाला ना हो। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, गाने सुनते सुनते न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, राइट। या फिर हॉल में जहाँ पर सब बैठे हैं, आपकी दादी भी बैठी हैं, आपकी मम्मी भी बैठी हैं, वहाँ पर आप अपनी न्यूज़पेपर को उठा के बैठ गए। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि आपका फोकस ही नहीं बैठ पाता, और फोकस नहीं बैठता तो उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आता कि आपको रिजल्ट दिख सके। सो दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि हमको क्या करना है, हमको इंश्योर करना है कि जो हमारा फोकस है वो इंटैक्ट रहे, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड एंड यू नीड टू फॉलो। जितना आप पेंसिल पेपर करेंगे, उतना आपको यूटिलाइज करेंगे, उतना आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, उतनी आपकी लाइफ
बेटर रहेगी, एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, राइट। तो ये सजेशन मैं यूजुअली सब स्टूडेंट्स को देती हूँ, पर जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो इम्प्रूवमेंट देखते हैं, और जो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते फिर उनको कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल आती है एग्जाम में। सो इसका आप खास ध्यान रखोगे। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड डू सो दैट यू आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट वेल, राइट। सो जैसा मैंने कहा, स्क्रैच पेपर का वर्क करिए, नोट्स बनाइए, मतलब जस्ट राइट द कीवर्ड्स, राइट। डीकंस्ट्रक्ट कर देंगे। डीकंस्ट्रक्ट का मतलब होता है आप कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई कर लीजिए विच आर इंपॉर्टेंट इन द पैसेज एंड जस्ट ट्राई टू होल्ड द पैसेज थ्रू दिस। इंटेलिजेंट रीडिंग करिए, जब इनिशियल लाइंस पढ़ रहे हैं और क्लोजिंग लाइंस पढ़ रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि इनिशियल लाइंस में ऑथर डिस्कस करता है कि किस बारे में पैसेज लिखा गया है, और क्लोजिंग लाइंस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक ऑथर कंक्लूजन की तरफ पहुंचता है। तो हमारे लिए दोनों इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो जस्ट बी केयरफुल रिगार्डिंग दीज डिटेल्स। मैं ये नहीं कह रही कि रेस्ट ऑफ द पैसेज पढ़ना नहीं है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट पुट योर एनर्जी मोर इन decoding initial few lines and the last few statements, right? So this is very very important. Then of course जहाँ पे भी आपको इस तरह के वर्ड्स दिखते हैं, however, moreover, in addition to, इन वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आइडिया कैसे आगे बढ़ रहा है, राइट। तो मैंने आपके लिए एक लिस्ट शेयर कर दी है, राइट। इलस्ट्रेशन यानी कि ऑथर जब भी एग्जाम्पल दे रहा है तो वो इस तरह के वर्ड्स को यूज करेगा। अब यहाँ पर आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट दी है मैंने, ताकि आपको कहीं भी और जाना ना पड़े, आपको कहीं और दिक्कत ना आए। बस आपको क्या करना है, आपको ये वर्ड्स को पढ़ना है, और ये आप, आई थिंक मोस्ट ऑफ द वर्ड्स यू नो, कोई नए वर्ड नहीं लिखे मैंने आपके लिए जो आप नहीं जानते, ये सारे वर्ड्स आपको पता ही हैं। बस आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि ऑब्जर्वेशन आपकी स्ट्रांग रहे, राइट। जब भी आप एग्जाम्पल की बात करते हैं, आप फॉर इंस्टेंस, नेमली, इन अदर वर्ड्स, इस तरह के वर्ड्स को यूज करते हो। आगे हम बढ़ते हैं, कॉन्ट्रास्ट। सो नॉट, बट, नॉनदलेस, इंस्पाइट, डिस्पाइट, हाउएवर। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, डिस्कशन को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो मैं आपको सफिशिएंट टाइम तक स्लाइड दिखा रही हूँ, जितना हो सके कोशिश करिए वर्ड्स को रिटेन करने की, जाने पहचाने भी हैं। और अगर आपको ज़रूरत लगती है, आपको लगता है कि मैम हम तो वर्ड्स मिस आउट कर जाएंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके ये वर्ड्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं। जब हम आइडिया को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं तो हम वर्ड्स लाइक इन एडिशन टू, फर्दर मोर, मोर ओवर यूज करते हैं। इन वर्ड्स को भी आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो टाइम ट्रांजिशन बताते हैं, नाउ, सिंस, देन, प्रीवियसली, यूजुअली, इमीडिएटली, आफ्टरवर्ड्स, कॉन्करेंटली। तो इन वर्ड्स पे भी आपको ध्यान देना है, राइट। तो अब हमने जनरल डिस्कशन तो कर लिया, हमें एक्चुअली एक पैसेज को सॉल्व करके देखते हैं। तो आप एक बार, आई विल गिव यू गुड 30 seconds टू रीड दिस पैसेज। यू रीड दिस पैसेज नाइसली एंड देन आई विल डेमोन्स्ट्रेट हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट मैपिंग हियर, राइट। चलिए इसको पढ़ते हैं। ड्यूरिंग हर ग्रैंडफादर्स रेन, रेन मतलब रूल, ठीक है, जब वो रूल कर रहे थे, एलिजाबेथ वाज थर्ड इन द लाइन ऑफ सक्सेशन, यानी कि वो अगर कोई सक्सेशन है, यानी कि सबसे पहले पर्सन ए राजा बनेंगे, फिर पर्सन बी बनेंगे, फिर पर्सन सी बनेंगे। तो दैट इज ऑब्वियस ए थर्ड लाइन ऑफ सक्सेशन, है कि कौन उत्तराधिकारी बनेंगे। तो एलिजाबेथ वाज थर्ड बिहाइंड हर अंकल, लाइन ऑफ सक्सेशन टू द ब्रिटिश थ्रोन, बिहाइंड हर अंकल एडवर्ड एंड हर फादर। तो कैसा था, पहले एडवर्ड, अंकल एडवर्ड, फिर उसके फादर, और फिर कौन थी, एलिजाबेथ, राइट। So this is what the text is trying to say. Her younger and only sister Margaret was next. तो उसके बाद एलिजाबेथ के बाद कौन थी, मार्गरेट थी। तो ये हायरार्की थी जिसके बाद लोग एक के बाद एक उत्तराधिकारी बनेंगे। So when her grandfather died in 1936 and her uncle succeeded as Edward VIII, she became second in line. तो पहले आपने बिल्कुल बेसिक आइडिया लिख दिया कि अच्छा थर्ड इन लाइन है, आपने सारी इंफॉर्मेशन को लिख दिया। उसके बाद कहा कि 1936, तो क्वेश्चन आया व्हाट हैपेंड इन 1936, वी कैन कम बैक। एंड देन हर ग्रैंडफादर डाइड एंड अंकल सक्सीडेड। तो अगर अंकल रूलर बन गए तो एलिजाबेथ सेकेंड इन लाइन हो गई, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट, सिर्फ इतना 1936 लिख लें। लेटर दैट ईयर एडवर्ड एब्डिकेटेड, एब्डिकेटेड मतलब त्याग देना, लेफ्ट विदाउट एनी issue child after his proposed marriage to divorce socialite Wallace Simpson provoked मतलब उकसाया, उकसाना, ठीक है, led to
अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। तो वाई डिड ही लीव, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वाई एडवर्ड एब्डिकेटेड द थ्रोन, तो हमने सिर्फ वाई लिख लिया। सो इट्स जस्ट राइटिंग वन और टू कीवर्ड्स जिससे अगर कोई क्वेश्चन आए तो रिविजिट करने को रहे, राइट। कॉन्सिक्वेंटली उसके एज अ रिजल्ट क्या हुआ, एलिजाबेथ के फादर बिकेम अ किंग टेकिंग द रीगनल नेम। रीगनल नेम मतलब रूलिंग नेम। जब आप सिंहासन पे आते हैं तो आपका कई रूलर्स अपना नाम बदल लेते हैं, सो दैट्स अ रूलिंग नेम। जॉर्ज सिक्स, सिंस एलिजाबेथ हैड नो ब्रदर शी बिकेम एयर प्रिजम्पटिव, मतलब क्योंकि उनका कोई और भाई नहीं था तो वो उत्तराधिकारी बन गई टू द थ्रोन। इफ हर पेरेंट्स हैड सब्सिक्वेंटली हैड अ सन, तो कंडीशन यहाँ पे सन की आ रही है ना, तो सन की कंडीशन पे कोई क्वेश्चन आएगा सो विल कम हियर, विल राइट सन। तो आप क्या करेंगे, आप एक ब्लैंक पेपर लेंगे, उसमें लिख देंगे पैसेज 1 और पैरा 1। तो पैरा 1 की आपने डिटेल्स लिख दी। सिमिलरली ये वाली देखिए, मैं कुछ अंडरलाइन नहीं कर रही, आई एम जस्ट ट्राइंग टू राइट द मीनिंग्स इफ आई एम स्क्रिबलिंग ऑन द पैसेज, बट ऑन द साइड ऑफ द पेपर, किसी एक पेपर पे आप इस तरह से कीवर्ड्स लिखते जाएंगे। If her parents had subsequently had a son, he would have become heir apparent and above her in the line of succession, which was determined by male preference प्रीमियोजेनेचर। तो मेल प्रेफरेंस प्रीमियोजेनेचर क्या होता है कि भैया अगर मेल और फीमेल है तो मेल बच्चे को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, राइट। सो दैट इज द पॉइंट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अगर उसका भाई होता या अगर उसके पापा का बेटा होता, देन व्हाट शुड हैव हैपेंड, देन वी आर कमिंग हियर। द मेल प्रेफरेंस प्रीमियोजेनेचर क्या है, वी आर कमिंग हियर। तो फ्लो ऑफ आइडिया आपको क्लियर हो गया। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट एलिजाबेथ, शी वाज थर्ड इन लाइन इन सक्सेशन आफ्टर हर अंकल एंड फादर। फिर उसके फादर ग्रैंडफादर जब एक्सपायर हुए तो एडवर्ड थ्रोन पे आ गए। एडवर्ड ने थ्रोन क्यों छोड़ा, तो क्वेश्चन आएगा व्हाई डिड एडवर्ड लीव द थ्रोन, वी विल कम हियर। अभी हम खुद पे इतना प्रेशर नहीं डालेंगे इसको रिटेन करने का। यस वी नो दैट डिस्कशन इज हियर, बस स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए पता होना चाहिए कहाँ रिविजिट करना है, यही कैच है, राइट। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी फर्दर, लेट्स ट्राई रीडिंग दिस। चलो, सो लेट्स रीड दिस। जॉर्ज सिक्स हेल्थ डिक्लाइन ड्यूरिंग 1951। तो 1951 में क्या हुआ कि जॉर्ज सिक्स की हेल्थ डिक्लाइन हो गई। सो आपसे पूछे व्हाट हैपेंड इन 1951, वी विल कम हियर एंड गेट आवर आंसर। एंड एलिजाबेथ frequently stood in for him at public events. When she toured Canada and visited President Harry S. Truman in Washington, D.C. in October 1951, her private secretary Martin Carteris carried a draft accession declaration in case of the king's death while she was on tour. तो देखिए क्या हुआ कि जब वो एक टूर पे थी तो एक दस्तावेज लेकर उनके प्राइवेट सेक्रेटरी चल रहे थे जिसमें वो डिक्लेयर कर देते कि एलिजाबेथ वुड बिकम द रूलर इन केस हर फादर डाइड, क्योंकि उनकी तबीयत खराब चल रही थी। तो उन्होंने लिखा कि जॉर्ज सिक्स जो एलिजाबेथ के फादर थे उनकी हेल्थ डिक्लाइन हो रही थी और एलिजाबेथ कई जगह उनकी जगह पब्लिक इवेंट पे प्रेजेंट रही। तो अब आपसे पूछे 1951 में क्या हुआ, कनाडा टूर में क्या हुआ एंड सेक्रेटरी, राइट। सो दिस इज हाउ द कीवर्ड्स कैन बी रिटन in early 1952. So what was happening in 1952? Question आएगा, we'll come back. Elizabeth and Philip set out for a tour of Australia and New Zealand by the way of British colony of Kenya. On 6 February 1952, they had just returned to their Kenyan home, Sagna Lodge. तो अगर आपसे पूछे उनका कैनियन होम कौन सा था, तो कैनियन होम का नाम क्या था, तो we can come back and get the answer. After a night spent at Treetops Hotel, when word arrived of the death of George VI and Elizabeth's consequent accession, accession मतलब वो अब थ्रोन पे आ गई, वो उत्तराधिकारी बन गई with immediate effect. तो what happened in 1952 specifically on 6th February? So 6th February को Elizabeth's father passed away and she became the ruler. फिलिप ब्रोक द न्यूज, ब्रोक द न्यूज का मतलब शेयर्ड द न्यूज, तो फिलिप्स ब्रोक द न्यूज मतलब शेयर्ड द न्यूज टू द न्यू क्वीन. शी चोज नॉट टू रिटेन एलिजाबेथ, टू रिटेन, रिटेन मतलब कीप एलिजाबेथ एज अ रूलिंग नेम, thus she was called Elizabeth II, which offended many Scots. तो स्कॉट्स के साथ क्या हुआ, स्कॉट्स गॉट ऑफेंडेड. तो अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे 1951 में क्या हुआ, वी कैन कम हियर. आपसे पूछे 1952 में क्या हुआ, जब वो केनिया टूर पे थे तब क्या हुआ, राइट. हु शेयर्ड द न्यूज ऑफ द किंग पासिंग अवे टू एलिजाबेथ, फिलिप ब्रोक द न्यूज, राइट. व्हाट डिड द नेम एलिजाबेथ चोज, so she kept her name Elizabeth और उनका जो नाम पड़ा वो Elizabeth II पड़ा. she did not change her name. और स्कॉट्स बहुत ऑफेंड हुए, यानी उनको बुरा लगा, as she was the first Elizabeth to rule in Scotland. she was proclaimed, proclaimed मतलब announced, stated, queen throughout her realms and royal parties announced.
ठीक है, शी वॉज अनाउंस्ड क्वीन थ्रू आउट हर रेल्म्स एंड द रॉयल पार्टली हेस्टली मतलब क्विकली, क्योंकि वो तो केनिया में था तो सारे लोग फटाफट रिटर्न कर गए टू द यूनाइटेड किंगडम। एलिजाबेथ एंड फिलिप मूव टू द बकिंगम पैलेस। तो जो जब वो क्वीन बनी तो व्हाट वाज द प्रोसेस, तो मैं ये क्वीन लिख देती हूँ, राइट, इससे मुझे क्लू मिल जाएगा। आप वो कीवर्ड लिखिए जिससे आपको पता रहे कहाँ पे रिविजिट करना है। आप चाहें तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को ट्वीक कर सकते हैं। अगर आपको पैसेज इजी लग रहा है, पूरा पैसेज पढ़ने के बाद 3 से 4 कीवर्ड लिख लीजिए जो आपको लगा कि क्रूशल है। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप पर लाइन 1 या 2 कीवर्ड्स लिखिए। तो ध्यान रखिए, जज्बाती ना हो, नोट मेकिंग ना करें। हमें अपने जो हमने वर्ड्स लिखे हैं उसकी मदद से हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पैराग्राफ पे वापस जाना है। उन वर्ड्स की मदद से क्वेश्चन नहीं आंसर करना। जब आप ये गोल रख लेंगे कि मैं तो सब कुछ लिख लूं और इन्हीं नोट से क्वेश्चन आंसर कर लूं, तो आप अननेसेसरली अपना टाइम किल करेंगे और आपका पेपर पूरा नहीं होगा। नोट मेकिंग नहीं करनी, मैपिंग करनी है, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर अस। So Elizabeth's father had to ascend the throne because Edward had to step down, right? तो King Edward जैसा बोला उसके अंकल step down. Select the correct reason he had to step down. तो अब आप क्या करेंगे? You will go back. आप जाएंगे कि अच्छा हमने कहाँ पे डिस्कस किया था, यहाँ पर डिस्कस किया था कि why the why the ruler stepped down. So we'll go to the passage, right? So see this. Why? See if you can see, यहाँ पे हमारी मैपिंग है. We'll come here. Why? So we will revisit the line, right? हम कोई शक्तिमान नहीं बनेंगे. We'll not put too much of pressure on our memory. Edward abdicated without any issue after his proposed marriage to divorced socialite Wallace Simpson provoked a constitutional crisis, right? तो reason क्या था कि एक से constitutional crisis हो गया था जब उन्होंने एक डिवोर्सी से शादी कर ली जो डिवोर्स सोशलाइट थी, उससे constitutional crisis हो गया था. So as a result, Elizabeth father became the king, right? So now let's take a look at the options. So if you take a look at the options, Edward was a king without an heir. तो ये प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि कंट्रोवर्सी इमर्ज हो गई थी. एडवर्ड वॉज इन्वॉल्व इन द कंट्रोवर्सी. ठीक है, सो येस वी कैन कीप दिस. कंट्रोवर्शियल हो गए थे ना क्योंकि जब उन्होंने एक डिवोर्स्ड सोशलाइट से शादी कर ली थी. पॉसिबली दिस कैन बी माई आंसर. एडवर्ड ऑब्जेक्टेड टू, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था, सो दिस इज नॉट राइट. एडवर्ड विश टू मैरी द सेम ईयर एज हिज फादर्स डेथ. दैट वाज नॉट द प्रॉब्लम बट द मैरिज लेड टू अ कंट्रोवर्सी. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? चॉइस बी. ठीक है, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. The word provoked in the line provoked a constitutional crisis. So you can take a look. Denying responsibility तो नहीं हो सकता. ठीक है, pressurizing for a response भी नहीं हो सकता. Deliberately rousing anger or giving rise to a reaction. So this is a better choice. उकसाना, giving rise to a reaction. That's a better choice. Okay. So what can be inferred as common between the understanding of heir apparent and heir presumptive? तो जब आपका birth of another होगा, right, तो उससे decide होगा कि कौन ruler बनेगा. अगर if there is a son, तो there's a possibility of chances होते हैं कि son ही throne लेता है, वो preference is given to the male. In case there is no son, then the girl becomes the ruler, जैसा Elizabeth के case में हुआ. So birth of another, right? The phrasal verb stood in is used in the line stood in from him at the public events. तो ये क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है. फ्रेजल वर्ब क्या होता है? अगर आप एक वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगा देते हैं, ठीक है, तो एक फिक्स्ड मीनिंग कन्वे हो जाता है. जैसे आप देख रहे होगे कि break down, get by, fall apart. Double minded is not a phrasal verb, right? सो फ्रेजल वर्ब क्या होता है कि देर इज अ वर्ब, उसके बाद आप प्रेपोजिशन लगा देते हो फिक्स मीनिंग से. ब्रेकअप है, राइट, ब्रेकअप का एक फिक्स मीनिंग है ना, आप इसको टेम्पर नहीं कर सकते. स्टूडेंट मतलब उनकी जगह पे खड़ी हुई थी, राइट. ब्रेक डाउन तो योर कार ब्रोक डाउन, खराब हो जाना, या द पर्सन ब्रोक डाउन, या इमोशनली जब आप बहुत ओवरवेलम हो जाते हो, वीक हो जाते हो, तो ब्रोक डाउन का मतलब रोना भी हो जाता है, राइट. सो इन दिस केस डबल माइंडेड इज नॉट. आपसे पूछा है कि कौन सा फ्रेजल वर्ब नहीं है, सी इज नॉट अ फ्रेजल वर्ब. सो यू कैन सी द way the questions are created, they can be very fancy, right? Now there is this one question which you are going to take as your homework and I'm sure you really enjoyed following the strategy of mapping. आप बस ध्यान रखिए कि नोट मेकिंग ना करें और कीवर्ड्स लिखते रहें. इससे इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, ओवरऑल कहानी समझ में आएगी, स्पेसिफिक्स के लिए कहाँ जाना है पता होगा, राइट. सो प्लीज कीप वर्किंग हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट एंड पुट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू.